बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लिसनर्स एंड व्यूवर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम रीड कर रहे हैं जिस धज से कोई मकतल से गया का 12th पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नए नए नावल लेकर आएँ। चलें अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसे अस्पताल में तीसरी रात थी। डॉक्टर ने उसे ओके कर दिया था और बेड रेस्ट की ताकीद की थी। रात अस्पताल में गुजारने के बजाय उसने अरकम से छुट्टी लेने की बात की थी। 2 बजे के करीब वो घर पहुंचा था। अरकम उसे घर छोड़कर चला गया तो वो कमरे में आ गया। गेट पर चौकीदार था। उसने दरवाज़ा खोला था। उसे एक दो ख़ास ताकीद करके वो अंदर आया था। उसका ख़्याल था कि राबेल सोई होगी, मगर उसे जाए नमाज़ पर खड़े देखकर रुक गया। वो शर्ट उतारकर सोफ़े पर नींदराज हो गया। वो जुलाई का महीना चल रहा था। गर्मी खासी ज़ोरों पर थी। डॉक्टर की दी गई मेडिसिन से गलूदगी तारी हो रही थी, मगर वो इतनी जल्दी राबेल से बात किए बगैर सोना नहीं चाहता था। सलाम फेर कर पलट कर राबेल ने देखा। अब्दुल बारी का रूम में देख कर हैरान हुई। अब्दुल बारी की इस वक्त जो हालत थी वो ज़्यादा शौक ज़दा कर गई। सीने, बाजू और पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो बहुत सीरियस से उसकी तरफ आई थी। उस दिन से गायब था। फ़ात को भेज दिया था, खुद नहीं आया था। फ़ोन पर एक दो दफ़ा बात हुई तो सब खैरियत है कह कर तसल्ली दे दी, मगर अभी हालत वो आंखें बंद किए नींदराज था। बारी वो घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। बारी ने बुझल आंखें खोल दी थी। ये सब क्या है बारी? उसके घुटनों पर हाथ रखकर वो पूछ रही थी, जबकि आंखें बस बहनों को बेताब थी। एक कर्ज था, मोहब्बतों का, रिश्तों का ख्याल ही ना रहा और ये हालत हो गई। अब दुआ है कि किसी मोड़ पर मट्टी का कर्ज भी उतार दूँ। सच शुक्र मैं खुद गर्ज ना बना, वरना ये मोहब्बतें बहुत बड़ा खैराज मांग रही थी। बस अब तो वतन की राहों को अपने खून से मुनव्वर करना बाकी है। वो बोझल आवाज़ में बोझल आंखें लिए ना जाने क्या कह रहा था। उसकी हालत राबेल के नाकाबिले बर्दाश्त थी। कब देखा था उसने कभी इस शेर चमाक मर्द को यूं इस हालत में? वलूद की तारी थी उस पर। राबेल ने झंझोर डाला था। बारी होश करें प्लीज़, बिस्तर पर चल कर लेटें, रुआंसे लहजे में कहा गया था। बारी उठ खड़ा हुआ था। राबेल ने अपने कमज़ोर से वजूद का सहारा दिया था। लेट कर वह बमुश्किल आंखें खोल मुस्कुराया। इसलिए मैं घर नहीं आ रहा था। जानता था इस हालत में देखकर तुम सब लोग परेशान हो जाओगे। उसे मुसलसल आंसू बहाते देख कर बारी ने टोका तो वो ज़ब्त होगी। तो फिर मैं क्या करूं? बताएं मुझे, मैं क्या करूं? वो इसके कंधे पर अपना सर रख कर फूट फूट कर रोई थी। हत्ता कि ये भी ख्याल नहीं रहा था कि उसके सीने पर जख्म है। रापेल दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो उसने अपने कंधे से इसका सर हटाया। अब्दुल बारी के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर वो खुद ही नादिम हो गई थी। आई एम सॉरी, कैसे हुआ ये सब? खुद पर कुछ काबू पाकर पूछा। अब्दुल बारी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सारी तफसील कह सुनाई। बस ज़ख्म है, चंद दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे। अस्पताल में सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। डॉक्टरों की मसीहाई सुकून नहीं दे रही थी। तुम्हें देखने की तलब थी। बस रात के इस पैर सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारी मसीहाई में चला आया। वो कह रहा था। कितनी शिद्दत थी जज्बों में। वो जवाब में कुछ भी ना कह पाई। बस उसका सर अपने हाथों से दबाने लगी। उसके हाथों की नरमाहट थी कि शायद कि वो बहुत जल्द गाफिल हो गया था। जब तक ठीक नहीं हुआ था छुट्टी पर ही था। घर में सभी उसके आगे पीछे उसकी खातिर में दारात में लगे हुए थे। पूरे 1 हफ्ते बाद उसने ऑफिस का दोबारा चार्ज संभाला था। बहुत से काम थे निपटाने वाले। फिर अरकम उसका राइट हैंड उसके साथ साथ था। चंद दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा। बच्चों को अगवा करने वाले मुलजिमान का रिमांड जारी करवा कर पूछ-गुछ के बाद उनका केस अदालत में चल रहा था। वो बहुत मसरूफ़ था। ऊपर से वो इकराम रहमान के पीछे लगा हुआ था। वो दफ्तर में था जब उसके CSP तैमूर सकलैन का फ़ोन आ गया था। तुम्हारी कार्रवाइयाँ दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। SP अब्दुल बारी। तैमूर सकलैन काफ़ी बरहम लहजे में मुखातिब था। खैरियत सर? मैं समझा नहीं। उसका अंदाज़ अगरचे मुअद्दब था मगर किसी भी खौफ से आरी था। तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं। तुम अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। हम चुप हैं, वरना तुम्हारे हाथ बांधना हम मुझे खूब आता है। तो फिर निमट लेना। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, किसी बात का कोई खौफ नहीं। हाँ, अलबत्ता आप अपनी फ़िक्र करें। सुना है कुर्सी से बड़ा प्यार है आपको। वो भला अपने बाप से नहीं डरा था, अब क्या खाक डरता? तुम अब्दुल बारी पछताओगे। सुन लो, DIG साहब आजकल में तुम्हारा फैसला करने वाले हैं। वो गराया था। वो हंस दिया। ज़रूर, मैं भी मुंतज़िर हूँ। DIG किस हद तक जा सकते हैं? खुशखबरी सुना दीजिए। उन्हें भी कुर्सी बड़ी प्यारी है। मैं भी आज कल में कुछ अनोखा कर दिखाने वाला हूँ।
اس نے بھی دھمکی دی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ اکرام رحمان اور تیمور ثقلین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا اور جواباً وہ بھی خاموش رہا تھا۔ وہ ہوا کا رخ دیکھ رہا تھا، وہ منتظر تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دن اپنے مخصوص چکر میں تھے، وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کر رہا تھا۔ تیمور ثقلین اور اکرام رحمان بالکل خاموش تھے۔ اسے ان کی خاموشی بہت کھٹک رہی تھی، مگر وہ بالکل چپ پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس دن گھر پر تھا، نہا کر نکلا تھا جب اس کے موبائل کی اسکرین چمکنے لگی تھی۔ ہیلو، بہت خطرناک کھیل شروع کیا عبدالباری۔ میں خاموش تھا صرف اس لیے کہ میں مثالیں چاہتا تھا، اور تم نے ہرگز نہیں دیا جی صاحب۔ آپ خاموش نہیں تھے، اندر ہی اندر مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور ہاں البتہ چپ ضرور تھے، صرف اس لیے کہ تم اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہو۔ میرے پاس تمہارے متعلق جو ثبوت ہیں وہ اتنے ٹھوس اور جامع ہیں کہ تم لاکھ کوشش کر لو مگر اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ تیمور ثقلین اور تم جیسے 10 اور بھی آ جائیں تو عبدالباری کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں یا میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ تم جیسے لوگوں کی گیدڑ ببکیوں سے ڈر جاؤں۔ اپنا بوریا بستر سمیٹ لو، آج سے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسے اچھی طرح سنا کر موبائل آف کر کے بڑبڑانے لگا تھا۔ رابل کمرے میں آئی تو اس کا موڈ آف دیکھ کر حیران ہوئی۔ خیریت جناب، یہ موڈ صرف اتنا برہم کیوں ہے جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں چھوڑ کر گئی تھی۔ چائے کا کپ اسے تھما کر اس نے چھیڑا تو وہ مسکرا اٹھا۔ کچھ نہیں یار، تم بھی بس نا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر چائے پینے لگا تھا۔ باری کیا بات ہے، پریشان ہے؟ چائے پیتے ہوئے بھی وہ الجھا ہوا تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں نہیں ہاں ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ آج وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی، اسی بابت وہ پوچھ رہا تھا۔ اگلے ماہ کی 14 یا 15 کی ڈیٹ دی ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر مطمئن ہی ہے، وہ سر ہلا گیا تھا، انداز اب بھی پرسوچ تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں نہیں، بس لگتا ہے تیمور ثقلین اور اکرام رحمان مل کر کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف۔ ارقم کو ان کے پیچھے چھوڑا ہوا تو ہے میں نے، مگر صورتحال واضح نہیں ہو رہی۔ وہ بتانے لگا تھا، بہت غلط کھیل ہے یہ، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دن خاموش ہو جائیں، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ تمہارا مطلب ہے پسپائی؟ وہ تلخ ہوا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، یہ حالات ابھی آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ باد مخالف میں آپ کبھی بھی روشنی کا دیا نہیں جلا سکیں گے۔ کچھ دن رک جائیں، انتظار کریں، ہوا کا رخ دیکھیں اور پھر تیر چلائیں، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ ذاتی مخالفت نہیں ہے، وطن کی ساکھ کا سوال ہے، جبکہ وہ ذاتی دشمنی پر اتر آیا ہے۔ اب تک تو میں ہوا کا رخ ہی دیکھ رہا تھا، مگر اب انتظار کرنا میرے بس میں نہیں۔ جب تک میں تیر چلاؤں گا یہ وطن، اس کی سلامتی اور اس کی بقا خطرے میں ہوگی۔ اب میں ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ جان کیا ہے، اللہ کی دین ہے، کیا حرج ہے اگر اس کی راہ میں چلی جائے تو رابل جان میں ہارا بھی تو شہادت جیسا رتبہ ہوگا، جیتا تو غازی ہوں گا۔ یہ احساس ہوگا کہ یہ جان وطن کی امانت ہے اور وطن کے کام آ گئی۔ جو مقصد دل میں لے کر چلا تھا اس کی خاطر اگر یہ بیکار سی جان بھی چلی جائے تو کوئی خوف نہیں۔ یہ تو وطن کی مٹی کا غرض ہوگا۔ اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کی مٹی میں جذب ہو گیا تو سمجھوں گا میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں گناہ گار تھا، مگر اللہ نے دل میں ایک روشنی جلا دی تھی۔ آخری سانس تک لڑوں گا، وہ پرعزم تھا۔ آنکھوں میں ایمان کے ستارے چمک رہے تھے۔ آمین۔ رابل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر ہونٹ کہہ رہے تھے۔ عبدالباری نے آخرکار بیلی تھیلے سے نکال لی تھی۔ اکرام رحمان سے متعلق تمام ثبوت منظر عام پر لے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف اکرام رحمان خود مستعفی ہوا بلکہ ساتھ ہی تیمور ثقلین کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال گیا، اور اس دفعہ اس نے میڈیا کا سہارا لیا تھا، اور یہی اس کا مثبت پوائنٹ تھا۔ کمپیوٹر کا دور تھا، خوب کوریج کیا گیا کیس کو۔ عبدالباری کی توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی تھی۔ تیمور ثقلین، تم بھول گئے ہو، تم ایک عام ہیڈ کانسٹیبل تھے اور میں تمہیں CSP کے عہدے پر لایا تھا۔ اب تمہارا ماتحت میرے پر خچے اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ اکرام رحمان نے تیمور ثقلین کے آفس فون کیا تھا، وہ خوب برہم ہو رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں سر، یہ لڑکا اپنے ارادوں میں اٹل ہے، اسی طرح چال چلتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، وہ پیسوں وغیرہ کے لالچ میں آنے والا نہیں، مگر پھر کیا دیکھ رہے ہو، چپکا دو اس کو، اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچے۔ کوئی بھی طریقہ استعمال کرو، رشتوں سے ہٹاؤ، منظر سے غائب کرو۔
अब मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो काफ़ी परेशान था। सर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह हम फँस भी सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक और तरीका है जिससे ना सिर्फ़ ये केस ख़त्म हो सकता है बल्कि अब बहाल भी हो जाएँगे। ये लड़का भी मंज़र से हट जाएगा और तैमूर सेकलैन के शैतानी ज़हन ने कहा, "वो क्या? जल्दी बोलो।" वो बेताब था जानने को। "आप कुछ दिन खामोश रहें, रिलैक्स, मीडिया पर सुकून हो जाए और इस केस को इसी तरह रहने दें। आपके इतने ताल्लुकात हैं, इन्हें इस्तेमाल करें हर जगह। आजकल पैसा इस्तेमाल हो रहा है। सब अब्दुल बारी जैसे नहीं हैं। यहाँ बहुत से लोग पैसे से खरीदे जाती हैं, उनको मजबूर करें कि वो इसका ट्रांसफ़र कर दें। आजकल अगस्त के महीने के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर बहुत से लोगों की खिदमत हासिल की जाती हैं। अगस्त का महीना आने वाला है और यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मुल्क भर में जहाँ बेशुमार तकरीबात मुनक़िद होती हैं, वहीं तक़रीबकार कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में। भिजवाएँ उसे वहाँ लाहौर या कराची, उसके अंदर वतन की बड़ी मोहब्बत है। करवा दें ट्रांसफ़र और उधर कोई गोली इसे भी लग सकती है। अगर ना भी लगी हमें क्या, यहाँ कोई और आ जाएगा। फिर अब आप अफ़सरान बाला से कहें सुनकर केस क्लियर बल्कि ख़त्म करवा लीजिएगा। इस तरह आप बहाल भी हो जाएँगे और हमारे ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं आएगा। जहाँ तक मीडिया की बात है तो यहाँ बेशुमार ऐसे केस होते रहते हैं, कौन पूछता है? आज मरे कल दूसरे दिन वाली बात है, कोई पूछ-कुछ नहीं होगी। बस जल्द से जल्द इसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर जारी करवा दें। ये काम कर तो मैं भी सकता हूँ, इस तरह मुझ पर शक हो जाएगा। बस यही शो करवाएँ कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तैमूर सेकलैन की साजिश ने एक नया मंसूबा तरतीब दिया था। वाह यार, तुम तो बड़े काम की चीज़ निकले, पहले कहाँ था ये मशवरा? जल्द ही कुछ करवाता हूँ, चंद दिनों में ही। इकराम रहमान खुश होकर कह रहा था। वो कह के लगा रहा था, उसके मकरू कहकों का साथ तैमूर सेकलैन ने भी दिया था। इधर अभी अगस्त का महीना भी शुरू नहीं हुआ था, सब कुछ यूँ आनन-फानन हुआ था कि अब्दुल बारी हैरान था। उसके लाहौर ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए थे। वो समझ तो गया था कि किन लोगों की साज़िश है, मगर उसे काम करना था, यहाँ नहीं तो लाहौर जाकर। यहाँ तक तो वो रहा था पूरी ईमानदारी से जब तक वो रहा था पूरी ईमानदारी से अपना काम सरअंजाम देने की कोशिश की थी और अब उसे लाहौर चले जाना था। इकराम रहमान का केस चल रहा था, सबूत तो ठोस और जामिद थे, उम्मीद थी कि वो बच नहीं पाएगा, सो वो मुतमईन था। वो लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था, राबेल इसका सामान तैयार कर रही थी। आजकल उसकी हालत ऐसी थी कि उसे हर लम्हे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। अगर फ़र्ज़ की अदायगी का एहसास ना होता तो वो रुक जाता। देख लें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, चेक कर लें, बैग तैयार करके इसने कहा था। अब्दुल बारी उसे देखने लगा, यहाँ से जाने को दिल नहीं मान रहा। एक बेनाम सी अफ़सरदगी ओजास ने दिल को अपने हिसार में लिया हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा राबेल इकराम रहमान जो मेरी जान के दर पे था वो इतनी जल्दी कैसे हार मान गया। ये भी उसकी साजिश है, मुझे रास्ते से हटाने का एक तरीका है। और राबेल से कह रहा था वो मुस्कुरा दी। हो सकता है ये साजिश ना हो, ये भी हो सकता है उन नेकी की जीत हुई हो और वो शख्स मुअत्तल हो चुका है। इसका केस चल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर फ़ैसला होगा। नेकी और रास्ते की हमेशा जीत होती है, तो उस पर ईमान पुख्ता कर लें। आखिर कब तक ये लोग जीते रहेंगे? नऊज़ुबिल्लाह, हक़ और सच गलत चीज़ तो नहीं। जब अल्लाह के नज़दीक उनका बुलंद मकाम है तो वो ज़मीन पर भी उनकी हुक्मरानी पसंद करेगा। वो कभी भी अपने बंदों के लिए गलत नहीं करता, बस कोई ना कोई मसलहत होती है। शायद आपकी ज़रूरत यहाँ से ज़्यादा लाहौर में होगी। ये बात दिल को समझा लें। बस वो फिर उसकी रोशनी बनी उसको समझा रही थी। वो हँस दिया। तुम राबिल मेरा हौसला हो, मेरी राह की रोशनी हो, मैं कोशिश करूँगा जल्द मिलने आऊँ। तुम परेशान ना होना। और इन दिनों तो बिल्कुल नहीं। वो एकदम सब छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। उसके वजूद को बाजू में भर लिया था। वो खामखा चेहरा झुका गई। ना जाने क्यों दिल की कैफियत भी अजीब हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे कहे भई कहीं भी ना जाने दे। आँसू बस बहने को बेताब थे। वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर रही थी। राबेल तुम रो रही हो? उसका चेहरा अपने हाथों में ऊपर करते वो पूछ रहा था। वो खुद पर ज़ब्त ना कर सकी। उसके सीने पर सर रखे फूट-फूट कर रोने लगी। तुम तो यूँ रो रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कम ऑन जान बारी यार, चंद दिनों में लौट आऊँगा। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दे रहा था। वो चेहरा उठाकर उसे शाकिर नज़रों से देखने लगी। हटे पीछे, आपको तसल्ली देना भी नहीं आती। वो एकदम खफा हो गई थी। वो कदम कहकबार हुआ था, पूरा कमरा गूंज उठा था। मेरी जान, बस जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे बेवा होने के 100% अमकान है। वो इसके साथ साथ अपने दिल को भी बहला रहा था। राबेल ने खींच के हाथ उसके सीने पर मार दिया। अपने कंधे से उसका हाथ झटक कर पीछे हट गई। बिस्तर से कुशन उठाकर दे मारा। वो मज़ीद हँसने लगा था। मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करें, ज़हर लगते हैं आप। मैं क्यों बेवा हूँ, आप हो जाएँ। वो फिर रोने लगी थी। उसकी इस बात पर वो पहले से ज़्यादा खिलखिलाकर हँसी। यानी बेवा, उसने जुमला पकड़ा था। मारी वो ज़िच हो गई।
او میری جان، اتنے اہم موقع کو یوں لڑ جھکر کر آنسو بہا کر ضائع مت کرو، زیادہ راہ اکٹھا کرنے دو، تنہائی میں کام آئے گا۔ اس نے اسے پھر بازوں میں بھر لیا تھا، پھر لہجہ خود بخود آزردہ ہو گیا۔